तो कल्चरल यूनिटी बढ़ती है सोसाइटी में। क्या बढ़ती है? कल्चरल यूनिटी बढ़ती है। सांस्कृतिक जो एकीकरण है मीन्स आई रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड यू रिस्पेक्ट माई कल्चर। जब हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान करेंगे, तो शायद सोसाइटी में हार्मोनी आएगी। जो वैमनस्यता आई है, जो समाज में ये है कि हम इनकी संस्कृति का सम्मान नहीं करते। भाई मान लीजिए किसी के यहाँ इबादत का तरीका है कि वो माइक लगा के ही जो है इबादत कर सकता है, उनके यहाँ की कल्चर यही है, तो ठीक है माइक लगा के कर लीजिए। हमारे यहाँ है कि एकांत में किया जाता है, तो हम अपने एकांत का सम्मान करें। वो हमारे एकांत की पूजा का अपमान न करें, हम उनके माइक वाली पूजा का अपमान न करें। तो इससे क्या होगा? कल्चरल यूनिटी है, राइट? सांस्कृतिक संभाव बढ़ेगा। दूसरी चीज एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। एडेप्टेबिलिटी माने क्या होता है? कई बार लाइफ को जीने में बड़ी दिक्कत होती है। पता लगा कि मैं बेंगलोर में नौकरी करता हूं और आईटी कंपनी में, और वहीं कोई लड़की नौकरी करती है जो कि वहां की है, वो किसी पंजाब की है। वहां हम लोग इंग्लिश में रहते हैं, इंग्लिश कल्चर में, और दोनों को प्रेम हो गया, दोनों शादी कर लिए। अच्छी बात है, शादी कर लिए, लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो मेरे गांव आई, मेरे यहाँ आना पड़ेगा उसको। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ का कल्चर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने यहाँ के कल्चर को पढ़ा थ्रू द ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन के माध्यम से उसने यहाँ के कल्चर को समझा, यहाँ के लिटरेचर को समझा, तो उसके अंदर एडजस्टमेंट आएगा, एडेप्टेबिलिटी आएगी। उस वातावरण के अनुसार ढलने की प्रकृति वो समझेगी कि यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर प्रताड़ना की जा रही है, बल्कि यहाँ की सभ्यता यही है। यहाँ घूंघट रखा जाता है, यहाँ बड़ों का पैर छुआ जाता है। बोलिए भाई, यहाँ की सभ्यता ये है। यहाँ किस करके रिस्पेक्ट नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पैर छू करके रिस्पेक्ट दिखाया जाता है। तो एडेप्टेबिलिटी आएगी इसके अलावा नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती है। ट्रांसलेशन से डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अगर एग्जाम्पल के तौर पे जब देश में आजादी के आंदोलन चले, तो एक जगह तो चला नहीं होगा। जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बंगाल में कितने सारे क्रांतिकारी नरम दल के और गरम दल के लोगों ने प्रयास किया, तब आजादी आई। तो केवल वो लोग चौड़े न हो जाएं कि देश की आजादी में मेरा हक है। वो पंजाब का लिटरेचर उठा के देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि पंजाब के कितने क्रांतिकारियों ने कार्य किए हैं। तो उनको होगा कि यार इन्होंने भी आजादी में अपना योगदान दिया है। जब बिहार उठा के देखेंगे वहां का लिटरेचर, तो एक से एक शहीद हुए होंगे लोग देश की आजादी के लिए, तब होगा हाँ यार इन्होंने भी कार्य किया है। तब ये होगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। और भले गुमनाम हो जाती हो नदियां सागर में मिलने पर, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तब ये कल्चरल यूनिटी आएगी, तब राष्ट्रीय एकता की भावना डेवलप होगी कि हाँ केवल हमारा योगदान नहीं देश को बचाने में, इस नेशन में ये देश जितना खूबसूरत लगता है धोती कुर्ता पहने हुए उत्तर प्रदेश का, उतना ही खूबसूरत लगता है पठानी सूट पहने हुए हमारे पंजाब का, और उतना ही खूबसूरत लगता है महाराष्ट्र का वो आधी टांग वाली धोती पहने हुए महिलाएं अच्छी लगती हैं, और उतना ही खूबसूरत दक्षिण भारत के गजरा लगाए हुए महिलाएं अच्छी लगती हैं, राइट? ये तब होगा जब पूरा देश एकीकृत होगा, एक दूसरे के लिटरेचर को पढ़ करके, एक दूसरे की सभ्यता को समझ करके, तब ये पूरा एक माला तैयार होगी जिसमें कई रंग के फूल होंगे, वरना हर फूल अपनी खुशबू में मस्त रहेगा, राइट?
तो कहीं ना कहीं इस ट्रांसलेशन से नेशनलिज्म डेवलप होता है। नहीं समझे? केवल नेशनलिज्म नहीं, जो किसी देश की आत्मा है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, डेमोक्रेसी मजबूत होगी इस ट्रांसलेशन से, राइट। प्रजातंत्र का मतलब यह है कि जितना हक और जितना अधिकार इस देश पर मणिपुर के किसी व्यक्ति का है, उससे कम अधिकार बिहार वाले का नहीं है, राइट। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सबका इस प्रजातंत्र में जो अंग्रेजी बोलने वाला है केवल उसका महत्व नहीं होगा, महत्व उसका भी होगा जो बिहारी बोलता है, राइट। अगर किसी दौर में महाराष्ट्र में अमची मुंबई मेरी है, उत्तर भारतीयों निकलो, बीच में ऐसी बातें आई नहीं। मुंबई किसी एक की नहीं, वो हिंदुस्तान की जगह है और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का उस पर अधिकार है। जैसे मेरे घर पर मेरी बेटी पर सभी का अधिकार है, सब आए, सबका देश है, वैसे हम भी कहीं जाएं, हमारा देश हमारा अपना है। ये प्रजातंत्र है। यहाँ किसी एक भाषा, किसी एक जाति, किसी एक मजहब, किसी एक सभ्यता, किसी एक संस्कृति का अधिक प्रभाव नहीं हो सकता है। सब समान रूप से रहेंगे और सब समान रूप से इस देश को समृद्ध बनाएंगे, इसकी डेमोक्रेसी को समृद्ध बनाएंगे, यहाँ के प्रजातंत्र को मजबूत बनाएंगे। और ये तभी होगा जब हर स्थान के लिटरेचर का ट्रांसलेशन एक दूसरे की भाषा में होगा, ताकि वो समझ सके। वरना बड़े प्रजातंत्र की बड़ी ऊंची ऊंची बातें हम करते रहे हिंदी भाषा में और तमिलनाडु वाला को समझ ही नहीं रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की बातें बहुत अच्छी लिखी गई है कन्नड़ भाषा में, हमसे क्या मतलब है? बोलिए भाई। इसलिए जैसे नोट है, नोट सबका है ना। प्रजातंत्र में 10 रुपए का नोट जो है आपके हाथ में, 100 रुपए का जो नोट है, बोलो भाई। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई नोट है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, इस नोट की जो वैल्यू सलोनी के लिए है, साउथ इंडिया के किसी व्यक्ति के लिए भी वही वैल्यू होगी। मान लीजिए 200 नोट है, ठीक है ना? क्लियर? अगर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए भी यही महत्व होगा कि उसके लिए 210 रुपए हो जाएगा, 200 ही होगा। इसी को देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें भाषाएं लिखी गई है, कई भाषाएं। हिंदी वाले के लिए भी 200 है, अंग्रेजी वाले के लिए भी 200 है, मलयालम वाले के लिए, पंजाबी वाले के लिए, महाराष्ट्रियन के लिए, क्योंकि ये सिद्ध कर रहा है प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में हर व्यक्ति के लिए 200 की नोट की कीमत अनिल अंबानी के लिए भी 200 है और मेरे लिए भी 200 ही है। ऐसा नहीं कि बड़े आदमी है तो उनके लिए इसकी कीमत 201 रुपए हो जाएगी, नहीं। अगर अनिल अंबानी के लड़के को पुलिस विभाग का फॉर्म भरना है और उसकी फीस 200 रुपए है, तो यही नोट देगा, 200 का कीमत यही है। अगर वो चाहे कि मैं बहुत बड़ा आदमी 100 रुपए दे दूं, तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं समझे? समझ गया। इसलिए कई भाषाएं लिखी, मल्टीलिंग्विस्टिक, इंडिया इज व्हाट? मल्टीलिंग्विस्टिक। और यही नहीं, इसमें पहले तो बहुत सारे, इसमें अभी कम बना हुआ, नहीं तो पहले एक नोट आती थी, उस पे कई देशों की संस्कृतियां इसमें बनाई रहती थी। कहीं के वो धान बनाया था, गेहूं बना था, ऐसे बना रहता था। मल्टी कल्चर, ये सिद्ध करता है दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज व्हाट? डेमोक्रेसी। क्लियर? ये प्रजातंत्र की बात है। किसकी बात है? प्रजातंत्र की बात है। तो मैंने कल्चरल की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, क्लियर? डेमोक्रेसी के बारे में मैंने सब इक्वलिटी की बात की। इसके अलावा जो कॉलोनियल प्रेजुडिसेस है, ये कॉलोनियल प्रेजुडिसेस क्या है भाई? ये कॉलोनियल प्रेजुडिसेस का मतलब ये होता है कि जैसे जब देश, एक हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, बट यू नो दैट
that earlier आर्यंस आर देयर इन इंडिया। आर्य आए भारत में। कौन आए? आर्य आए। आर्यों की बात होती है, द्रविड़ की बात होती है, इंडो आर्यन एंड इंडो द्रविड़। भारत में आर्यों की बात होती है, मध्य एशिया से आए हुए। इसके अलावा बात होती है द्रविड़ की, जो दक्षिण के लोग हैं। इसके अलावा भारत में कौन आए? डच, शक, हूण, कुषाण, मुगल, मंगोल, अंग्रेज, यूरोपियंस, मोस्टली कौन नहीं आया भारत में? ये सब आए और कहीं न कहीं सब आकर के यहाँ उनकी कल्चर का यहाँ प्रभाव आ गया और तमाम सारी सभ्यताएं तो यहाँ आके रुक गई। जैसे जैसे मुस्लिम संस्कृति भारत की संस्कृति नहीं है। ये कहां से? ये बाहर से आए, लेकिन यहाँ आकर के इनके उपनिवेश बने। उपनिवेश, कॉलोनी का मतलब होता उपनिवेश। जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत को कॉलोनी बनाया, अपना उपनिवेश बनाया, फिर यहाँ रह गए। पर्सियन, उन्होंने भी भारत में कॉलोनी बनाई, रह गए। मुस्लिमों ने इसको अपनी कॉलोनी बनाई, यहाँ शासन किया, यहाँ रह गए। ये सब कई सारे कॉलोनीज के लोग यहाँ रह गए। लेकिन अगर इनमें एकीकरण होना है तो एक दूसरे के लिटरेचर का ट्रांसलेशन जब होगा और एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, तो जो हमारे अंदर प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस माने हम हिंदू हैं तो मुस्लिम बाहर से आए हुए, हम इनको लाइक नहीं करेंगे। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह, पारसमताप जिसको कहते हैं, पारसमताप, प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह। पहले से मन बनाए रहेंगे खराब है, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस था। हाँ, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस पहले से मन बनाया है। तो जो प्रेजुडिसेस है, इससे कहीं ना कहीं हमको मुक्ति मिलेगी, हमारे अंदर प्रेजुडिसेस समाप्त होंगी और सोसाइटी में हार्मोनी बनेगी। राइट? कम समझे? इसके अलावा ट्रेडिंग आज पूरी दुनिया का, विशेष करके इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस वैश्वीकरण के दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ट्रेडिंग, बिजनेस। पहले तो लोग एक गांव से दूसरे गांव में व्यवसाय हो जाता था, लेकिन आज हो सकता है कि आपके देश का आम, आपके प्रदेश का आम हो सकता है कि जर्मनी में बिक रहा। हाँ, बोलिए भाई। हो सकता है कि हमारे यहाँ बनारस की कालीन जो है वो ब्रिटेन में बिक रही हो, पाकिस्तान की हो सकता है चीनी हिंदुस्तान में खप रही हो। बनारस की साड़ी अमेरिका में सब बहुत पहनते हैं। हाँ, ये जिसे बोल रही बनारस की साड़ियां अमेरिका में, तो माने अब विश्व में व्यापार हो, ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड ट्रेडिंग हो रही है, वर्ल्ड बिजनेस हो रहा है। और ये आसान होगा कब? जबकि हम एक दूसरे की भाषा को, कल्चर को, संस्कृति को समझेंगे, और ये तब पॉसिबल होगा जब एक दूसरे के लिटरेचर को हम अपनी भाषा में समझेंगे। बोलिए भाई, ये ट्रांसलेशंस के द्वारा ही बिजनेस अच्छी तरीके से हमारे चल सकते हैं। राइट? और जब हम बात करते हैं कि कैसे एकीकरण होगा, तो केवल एकीकरण के लिए केवल सिंपल ट्रांसलेशन नहीं, रिलीजियस ट्रांसलेशन। रिलीजियस ट्रांसलेशन का मतलब है कि एक दूसरे के धर्म साहित्य को हम समझें। आज सारे विवादों का कारण यह है कि हम दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते, असहिष्णु हो गए, इनटॉलरेंट हो गए। बोले भाई, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे यहाँ जब दिवाली आती है तो दिवाली में लास्ट में अली रहता है और रमजान में पहला शब्द राम रहता है। राइट? ये कल्चर है, इस कल्चर को समझना पड़ेगा। राइट? ठीक? बहुत गहरी बात बोल दी। इस कल्चर को समझना पड़ेगा। इस कल्चर को अगर नहीं समझेंगे हम, तो हम अब देश से किसी को निकाल नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, अटल जी की वो लाइन हमेशा याद रहती है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते,
सुरखुरे रहने के लिए अच्छे संबंध बना के रखो बस, क्योंकि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते। इसलिए इस कल्चर को अगर संभाल के रखना है, सांस्कृतिक एकीकरण चाहिए, वैश्विक समृद्धि चाहिए, तो एक दूसरे के धर्म के मर्म को समझना है। और वो तभी होगा जब बाइबल जिस भाषा में लिखी गई है हम उसको हिंदी में समझें, और हमारे रामचरितमानस को इंग्लैंड के लोग अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा के समझें, हमारे गीता का अनुवाद पढ़ें अरेबियन कंट्री के लोग, हम उनके कुरान का ट्रांसलेशन हिंदी में समझें। एक दूसरे के जो रिलीजियस ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको हम समझें। पता नहीं कौन सी कंट्री है, वहाँ सिलेबस में कर दिया गया ये गीता केस। ये सांस्कृतिक एकीकरण। अब वैसे ही जानिए जैसे आप लोग सामान्यतः हिंदुस्तान के लोग हैं, कई बार हिंदुत्व की बात होती है, बात हो बात, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, मैंने शुरू से आपको पैराडाइज लॉस्ट जैसे ग्रंथ पढ़ाने शुरू किए, जॉन मिल्टन का क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, कहीं